नसीरुद्दीन ने जब बकरी को गहनों का शौक चढ़ाया, शाम का वक्त था। बादलों ने आसमान को ढक लिया था, जैसे ऊपर भी कोई तमाशा होने वाला हो। शहर के चौराहे पर हल्की भीड़ थी और उस भीड़ के बीचों बीच एक गजब तमाशा हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन सिर पर झुकी हुई पगड़ी, आंखों में शरारत की चमक और कमर पर एक झोला लटकाए खड़े थे। पर इस बार उनकी खास बात कुछ और थी। उनके साथ थी एक बकरी, लेकिन यह कोई आम बकरी नहीं थी। उसके गले में मोतियों की माला, पांवों में चांदी की पायलें और कानों में सोने के झुमके झूल रहे थे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुल्ला साहब, यह बकरी है या नवाबजादी? एक बनिए ने चुटकी ली। नसीरुद्दीन मुस्कुराए। कहां की नवाबजादी? यह तो हमारी नूरजहां बकरी है। अब शौक है इसका तो हम क्या करें? एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, बकरी को भी गहनों का शौक होता है क्या? अगर इंसानों को मूर्खतापूर्ण शौक हो सकते हैं, नसीरुद्दीन बोले, तो जानवरों को थोड़े से गहनों का हक तक क्यों नहीं? भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस तमाशे को शक बसा कर की निगाह से देख रहे थे, और ठीक वही शक उनके लिए मुसीबत बन गया। शहर में एक व्यापारी था, नाम था काशीराम सोनार। बड़ा चालाक और घमंडी, और उससे भी ज्यादा लालची। उसके कान में भी बात गई कि नसीरुद्दीन एक बकरी को सोने चांदी से लादे घूम रहा है। वो भुनभुनाया, गहनों की कद्र अब बकरियों को हो गई और मैं सोने के आभूषणों के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा हूं। उसने तुरंत 2 आदमियों को भेजा, पता लगाओ ये गहने असली हैं या झांसा। अगली सुबह नसीरुद्दीन अपनी बकरी को लेकर एक बगीचे के पास आराम कर रहे थे। बकरी पत्तियां खा रही थी और पायलें छनछना रही थीं। उनके पास 2 अजनबी पहुंचे, बेहद विनम्रता से। मुल्ला साहब, क्या हम आपकी बकरी की तस्वीर खींच सकते हैं? तस्वीर? हां हां, क्यों नहीं, लेकिन बकरी को उसका अच्छा एंगल पसंद है। बाएं से खींचिए। फ्लैश चमकता रहा और तस्वीरें खींचती रहीं, और साथ ही खींच रहा था उनकी योजना का जाल। अगले दिन शहर में खबर फैल गई, नसीरुद्दीन ने बकरी पर चुराए हुए गहने लाद रखे हैं। कोतवाल ने भी बात सुनी और सीधे उनके दरवाजे पर पहुंच गया। मुल्ला, हमें शिकायत मिली है कि तुम्हारे पास चोरी के गहने हैं। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, जनाब, मेरी बकरी शौकीन है, चोर नहीं। चोरी का इल्जाम लगाना हो तो उसके कानों से पूछ लीजिए। कोतवाल को गुस्सा आ गया। बहस मत करो, बकरी को साथ लेकर कैले में चलो, जांच होगी। अदालत में बकरी को एक लकड़ी की मेज पर खड़ा कर दिया गया और सामने बैठे थे शहर के सबसे कड़क न्यायाधीश, जिनके मूंछें इतनी तीखी थीं कि मक्खियां पास भी नहीं भटकती थीं। नसीरुद्दीन, ये गहने कहां से आए? हजूर, बकरी ने खुद चुने हैं। नसीरुद्दीन बोला, हम तो बस उसके शौक का ध्यान रखते हैं। बकवास मत करो, जानवर गहने नहीं खरीदते। तो क्या इंसान ही हमेशा बुद्धिमान होते हैं? नसीरुद्दीन बोला, कई लोग तो ऐसे हैं जो एक गधे को भी गाड़ी समझकर घोड़ा खरीद लेते हैं। जज बौखला गए। बकरी को हवालात में डालो, जब तक असली मालिक नहीं मिलता गहने जब्त रहेंगे। नसीरुद्दीन हंसे नहीं, चुपचाप सर झुकाए बाहर निकल गए, लेकिन अंदर से उनकी आंखों में वो चमक लौट आई थी जो हर तूफान से पहले होती थी। अगले दिन पूरे शहर में खबर गूंज उठी, नसीरुद्दीन की बकरी ने भूख हड़ताल कर दी है। हां, आपने सही पढ़ा, बकरी ने 3 दिन से न कुछ खाया न पिया। कोतवाली में कोहराम मच गया। सिपाही परेशान, इंस्पेक्टर बेचैन। अगर बकरी मर गई, एक दरबारी ने फुसफुसाया, तो शहर में हंगामा मच जाएगा। लोग कहेंगे सरकार जानवरों को मारती है। जज ने नसीरुद्दीन को बुलाया। देखो, इसे मनाओ, खिला दो कुछ, इसकी जान का सवाल है। नसीरुद्दीन मुस्कुराए, मैं तो शुरू से कह रहा था यह शौकीन बकरी है, बिना झुमकों के मूड खराब हो जाता है। झटपट उसे गहने पहनाए गए और जैसे ही मोतियों की माला गले में डाली गई, बकरी ने पत्ते खाना शुरू कर दिया। सब चौंक गए। ये कैसे हुआ? शौक बड़ी चीज होती है जनाब,
नसीरुद्दीन बोले, बकरी हो या इंसान, अगर जिंदगी में चमक न हो तो भूख भी नहीं लगती। भीड़ बाहर ताली बजा रही थी। कोतवाल भी गुस्से में लेकिन हैरान था। तभी सोनार काशीराम ने जज के पास दस्तक दी। हुजूर, मुझे यकीन है ये गहने मेरे हैं, मैं सबूत ला सकता हूं। जज ने सिर हिलाया। अच्छा, कल सुबह सबूत लाओ। अगर सही निकले तो गहने तुम्हें मिलेंगे, वरना जुर्माना और सजा। उस रात नसीरुद्दीन ने अपनी बकरी के कान में कुछ फुसफुसाया। बकरी ने खुशी से मुंह में गुलाब की पंखुड़ियां दबा लीं, जैसे किसी गुप्त योजना में शामिल हो रही हो। अगली सुबह की अदालत में क्या हुआ? क्या सोनार अपने दावे में सफल होगा या मुल्ला की चालाकी एक और रंग लाएगी? जानिए अगली कड़ी में। जब बकरी ने बयान दिया, मैं तो बस स्टाइल में रहना चाहती थी। अगली सुबह का सूरज बड़ी गर्मी लेकर उगा था, लेकिन शहर की अदालत में उससे कहीं ज्यादा गर्माहट फैली हुई थी। तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, कुछ तमाशा देखने के लिए, कुछ नसीरुद्दीन के समर्थन में, और कुछ इसलिए कि उन्होंने कभी किसी गवाही देने वाली बकरी का नाम तक नहीं सुना था। जज अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, चेहरे पर वही कठोरता और एक सख्त फैसला देने की बेचैनी। काशीराम सोनार, जज ने आवाज लगाई। काशीराम थोड़ा अकड़ा, थोड़ा डरता हुआ सामने आया और अपने साथ एक मोटी सी रजिस्टर नुमा किताब रखी। हुजूर, उसने कहा, यह देखिए मेरी बही खाता किताब। इसमें साफ दर्ज है कि मैंने एक गले की मोती माला, 2 पायलें और 2 सोने के झुमके बनाए थे एक विशेष ग्राहक के लिए, मगर 2 हफ्ते पहले मेरी दुकान से वो चोरी हो गए। जज ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि वो गहने जो बकरी पर थे वही हैं? बिल्कुल हुजूर, उसने कहा और जेब से एक रसीद निकाली। यह रही मेरी बनवाई गई डिजाइन की रसीद। एक एक गहने का विवरण इसमें दर्ज है। कोतवाल ने वही गहने अदालत में पेश किए। सबकी आंखें जमी हुई थीं। गहनों की तुलना हुई, डिजाइन की जांच हुई, और सच में जो लिखा था रसीद में वही था बकरी के गहनों में। अदालत में सनसनी फैल गई। जज ने गहरी सांस ली और बोले, नसीरुद्दीन, अब तुम क्या कहोगे? नसीरुद्दीन उठे। उनकी पगड़ी आज थोड़ी टेढ़ी थी और चेहरे पर वही पुरानी शरारत। हुजूर, उन्होंने कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? जज ने अनुमति दी। काशीराम जी, क्या आपने इन गहनों के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? नसीरुद्दीन ने पूछा। नहीं, मतलब हां, नहीं करवा पाया था, मैं व्यस्त था। ओह, तो आप इतने अमीर हैं कि चोरी की परवाह नहीं करते? हंसी की हल्की लहर अदालत में दौड़ गई। और क्या आपने कभी यह सोचा कि आपकी दुकान में काम करने वाले कौन कौन थे? कहीं उन्हीं में से किसी ने तो। मुल्ला, मुद्दे पर आओ, जज ने टोका। बिल्कुल, नसीरुद्दीन बोले, दरअसल ये गहने मेरी बकरी ने खुद खरीदे हैं। अब की बार पूरा कोर्ट हाउस हंसी से लोटपोट हो गया। मजाक बंद करो, जज गरजे। हुजूर, आप खुद देखें, ये है उसकी खरीद की रसीद। नसीरुद्दीन ने एक पुराना सा कागज जज के सामने रखा। जज ने पढ़ा, खरीदारी 1 मोती माला, 2 पायलें, 2 झुमके, कुल दाम 12 सोने की मुद्राएं, खरीदार नूरजहां बकरी, हस्ताक्षर एम नसरुद्दीन, बकरी के प्रतिनिधि के रूप में। जज हतप्रभ रह गए। यह कैसा मजाक है? हुजूर, नसीरुद्दीन बोले, मैं एक व्यापारी से मिला था जो पशुओं के लिए वस्त्र और गहने बनाता है। उसने कहा, कोई पागल ही जानवरों को गहने पहनाएगा। मैंने कहा, अगर जानवरों को पहनाकर मैं बाजार में उतारूं और भीड़ जमा करूं तो तुम बेचेगा या नहीं? उसने हंसते हुए कहा, बिकेगा तो जरूर, लेकिन खरीदने वाला भी पागल ही होगा। मैंने अपनी बकरी को गहने पहनाए और भीड़ खींची। फिर मैंने अपनी दुकान के बाहर लिखा, जानवरों के लिए शाही गहनों का नया ट्रेंड। अगले 2 दिन में 5 लोग अपने पालतू कुत्तों, बिल्लियों और एक ने तो मुर्गी को लेकर आकर गहने खरीद लिए। तो ये गहने चोरी के नहीं हैं? कदापि नहीं, नसीरुद्दीन बोले, बल्कि जो गहने काशीराम दिखा रहे हैं वे उन्हीं में से एक ग्राहक द्वारा लौटाए गए थे, क्योंकि उसकी बकरी को झुमके भारी लगे। अदालत में फिर ठहाके गूंजने लगे।
तो तुम कहना चाह रहे हो कि ये वही गहने हैं जो तुमने खुद खरीदे थे? जी हां, और ये रही उस व्यापारी की दुकान की रसीद और उसका हस्ताक्षर। नसीरुद्दीन ने एक और कागज पेश किया। कोतवाल ने तुरंत व्यापारी को बुलवा लिया। वो आया और उसने पुष्टि की, जी हुजूर, मैंने ही इन गहनों को नसीरुद्दीन को बेचा था। तब मैंने मजाक में कहा था कि आप जानवरों के लिए गहने क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन फिर वाकई कुछ लोग लेने आ गए। जज ने गहरी सांस ली। काशीराम, तुमने अदालत का समय नष्ट किया। बिना प्रमाण के तुमने चोरी का झूठा आरोप लगाया। जुर्माना लगाया जाता है 50 स्वर्ण मुद्राएं और एक सार्वजनिक क्षमा याचना। काशीराम का चेहरा उतर गया। नसीरुद्दीन ने बकरी की ओर देखा जो गर्व से खड़ी थी, मानो कह रही हो, मैंने कहा था स्टाइल जरूरी है। अदालत समाप्त हो गई। लोग बाहर निकलते समय नसीरुद्दीन से बकरी के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे। एक नवाबजादी अपनी बग्घी से उतरी और बोली, मुल्ला साहब, क्या आप मेरी बकरी को भी स्टाइल सिखा सकते हैं? नसीरुद्दीन मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन हमारी नूरजहां को पहले उस पर राय देनी होगी। बकरी ने मैं कहकर मुंडी हिलाई। इस किस्से से यही सीख मिलती है कि जब जमाना उलझा हो और लोग झूठ और लालच से भरे हों, तब एक सरल मुस्कान, थोड़ी चतुराई और बकरी की पायलें बहुत कुछ बदल सकती हैं। अगली कहानी जब मुल्ला ने बिन दुपट्टे के रंगरेज को रंग दिया शहरे हिसार, जहां हर नुक्कड़ पर किस्से बसते थे और हर गली के मोड़ पर हंसी की परछाइयां ठहरी रहती थीं, वहीं रहते थे हमारे प्रिय और परम चतुर मुल्ला नसीरुद्दीन। एक सुबह जब सूरज आलस में अंगड़ाइयां ले रहा था और चाय वालों की आवाजें हवा में घुल रही थीं, मुल्ला मस्जिद के पीछे की गली में एक अजीब दृश्य का आनंद ले रहे थे। एक रंगरेज, नाम था चिमनलाल रंगरेज, चौराहे पर बैठा लोगों के दुपट्टे, पगड़ियां, चादरें रंग रहा था। कपड़े सूखते हुए एक रस्सी पर झूल रहे थे और रंगरेज के चेहरे पर गर्व की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, जैसे उसने काबुल से इंद्रधनुष मंगवाकर इन कपड़ों में भर दिया हो। कहो चिमनलाल, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज फिर किसी का पीला नीला करके भेजोगे? चिमनलाल ने अकड़ते हुए कहा, मुल्ला साहब, हम रंगरेज हैं, इंद्रधनुष से दोस्ती है हमारी। आपके जैसे लोगों की चटकीली सोच के लिए ही तो हम रंग बनाते हैं। और दुपट्टा? मुल्ला बोले, जिसकी खातिर औरतें दुआएं देती हैं, उसकी कीमत आजकल कितनी चल रही है? कीमत रंग से नहीं, ग्राहक की अक्ल से तय होती है। चिमनलाल मुस्कुराया। वाह, आज तो तुम्हारी जुबान भी रंगीन है, मुल्ला बोले, पर ध्यान रखना, जो जुबान ज्यादा रंग पकड़ ले वो कई बार धोबी के घाट पर उतरती है। 2 दिन बाद मुल्ला की पत्नी फातिमा बी उनके सामने खड़ी थीं, चेहरे पर गुस्से का तड़का और हाथ में एक सफेद दुपट्टा, जो अब बिल्कुल सफेद नहीं था बल्कि हल्के बैंगनी में नहाया हुआ था। नसीरुद्दीन, फातिमा बी चिल्लाईं, मैंने तो हरे रंग में रंगवाने भेजा था ये दुपट्टा, और ये तो जैसे जामुन से नहाया हुआ लग रहा है। ताज्जुब है, मुल्ला बोले, या तो तुम्हारा दुपट्टा बगावत कर गया या चिमनलाल ने तुमसे बदला लिया। कहो तो? फातिमा बी ने आंखें तरेरी। कहना क्या बीबी, अब रंगरेज को भी रंगना पड़ेगा। अगली सुबह मुल्ला चिमनलाल के पास पहुंचे, एक पुराना दुपट्टा हाथ में लिए। ये देखो चिमनलाल, मुल्ला बोले, दुनिया देखेगी कि रंग की असली परख क्या होती है। इस दुपट्टे को मुझे हरे रंग में रंगवाना है, ऐसा हरा जो देखकर लोग कहें कि बाग में चल रहे हैं। चिमनलाल ने दुपट्टा हाथ में लिया, आंखें मिचमिचाईं और बोला, काम हो जाएगा, और हां, 2 दिन बाद आकर ले जाना, अब कोई हड़बड़ी नहीं चलेगी। पर दुपट्टा तो मैंने अभी दिया ही नहीं, मुल्ला बोले। क्या? चिमनलाल चौंका। अरे हाथ में तो ये है, मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा। ये तो मैं बस दिखाने लाया था, असली तो अभी लाया ही नहीं। 2 दिन बाद मुल्ला रंगरेज की दुकान पर पहुंचे। कहां है मेरा हरा दुपट्टा? मुल्ला साहब, आपने तो दिया ही नहीं था। क्या झूठ बोल रहे हो? मैंने खुद अपने हाथों से दिया था।
नहीं साहब, मैं कसम खा सकता हूं। कसमें छोड़ो, चलो कोतवाली चलते हैं, सबूत वहीं देंगे कि कौन झूठा है। चिमनलाल घबरा गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हां हां, दुपट्टा अंदर रखा है। ओह, अब मिला तुम्हें? मुल्ला मुस्कुराए। चिमनलाल ने भीतर जाकर एक गहरा हरा रंगा हुआ दुपट्टा निकाला। लो मुल्ला साहब। मुल्ला ने दुपट्टे को देखा, सूंघा और हल्के से खींचा। यह मेरा नहीं है। क्या? लेकिन यह तो मेरा दुपट्टा हल्का रेशमी था और इसमें तो खुरदरी बनावट है। अरे वो तो रंगने में हो जाता है। कहां लिखा है तुम्हारे दुकान पर कि कपड़े का स्वरूप भी बदल दोगे? भीड़ जमा हो गई थी। हमें भी देखना है वो दुपट्टा। हां भाई, ये तो खुरदरा है, एक ग्राहक बोला। अरे तुमने जो मेरी बेटी की ओढ़नी रंगी थी वो तो पानी में उतर गई थी, एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। अब लोगों के पुराने गुस्से भड़कने लगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ सच का रंग दिखाने आया था। रंगरेज साहब को लगा कि ये रंग दूसरों पर चढ़ा सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इन्हीं पर रंग चढ़ाया जाए। चिमनलाल ने अब तक पसीना पसीना होते हुए पूछा, अब क्या चाहते हो मुल्ला? अब? मुल्ला बोले, अब मैं रंगूंगा, लेकिन बिना रंग के। क्या मतलब? मुल्ला ने वही दुपट्टा चौराहे पर टांग दिया और नीचे एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। यह दुपट्टा है जो रंगरेज के रंग में रंगा नहीं गया, बल्कि उसकी नीयत में डूबा हुआ है। सावधान रहें, अगला कपड़ा आपका हो सकता है। रात में जब पूरा बाजार सो गया था, चिमनलाल अपने दरवाजे पर बैठा था, चुपचाप। मुल्ला पास आए और बोले, अब रंग समझ में आया? हां, रंगरेज बोला। अब समझ आ गया कि ग्राहक की इज्जत न करना ही असली बेइज्जती है। मुल्ला हंसे। और याद रखो, बिना दुपट्टे के भी कोई किसी को रंग सकता है। अगली सुबह चिमनलाल ने अपनी दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया। अब हर कपड़ा ग्राहक के सामने रंगा जाएगा, ताकि रंग भी टिके और भरोसा भी। जब रंगरेज ने रंग तो दिया, पर मुल्ला ने रंग बदलवा दिया। चिमनलाल रंगरेज की दुकान के सामने अब भीड़ लगने लगी थी, मगर इस बार वो भीड़ गुस्से से भरी नहीं, बल्कि जिज्ञासा और मजे से भरी थी। लोग आते, दुपट्टे रंगवाते, रंग चेक करते और तब दाम चुकाते। हर कोई कहता, अब की बार रंगरेज सुधर गया, और लोग यह भी फुसफुसाते, असल में रंग तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने ही चढ़ाया है। मगर इसी भीड़ के बीच एक दिन आया मालिक मुहाफिज खां, नवाब की सवारी का मुखिया। उसके हाथ में एक शाही पगड़ी थी। ओ चिमनलाल, उसने गरजती आवाज में कहा, यह पगड़ी रंगनी है, शाही नीला चाहिए, वही जो नवाब की आंखों से मेल खाता हो। रंग जरा भी हल्का या ज्यादा हुआ तो समझ लेना, न दाम मिलेगा न नाम बचेगा। चिमनलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रंग तो उसके पास था नहीं, और सच्चाई तो ये थी कि नीला रंग जितना भी कोशिश करे, वही शाही नीला नहीं निकलता था। उसने हकलाते हुए कहा, हुजूर, 3 दिन का वक्त लगेगा। मुहाफिज खां ने मुस्कुराकर चेताया, 3 दिन बाद नवाब के दरबार में यही पगड़ी बंधेगी। अगर रंग गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा धंधा उखड़ जाएगा। जैसे ही मुहाफिज चला गया, चिमनलाल बैठ गया, हड़बड़ी और चिंता से पसीना पसीना। उसी वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन अपने लोटे में फालूदा लेकर वहां से गुजरे। क्यों चिमनलाल, क्या हुआ? आज रंग फीका पड़ गया क्या? चिमनलाल ने सब कुछ कह सुनाया। मुल्ला साहब, इस बार तो जान ही आफत में है। वो शाही नीला, वो मेरे पास नहीं है, और बाजार में उसकी असली छाया बहुत दुर्लभ है। मुल्ला कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो चिंता मत कर, एक काम करते हैं, आज रंग नहीं, चालाकी से नवाब को रंगते हैं। मतलब ये कि जो रंग तुम्हारे पास है वही शाही हो सकता है, अगर देखने वाले की आंखें वैसी हों। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने रंगरेज की दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, अब केवल वही रंग मिलेगा जो आपकी नजर से मेल खाए। अगर रंग न समझ आए तो आपकी आंखों का इलाज मुफ्त। भीड़ जुट गई। यह क्या मजाक है? कुछ लोग चौंके। मुल्ला बोले, भाइयों, रंग सिर्फ आंखों से नहीं, नीयत और नजर से दिखता है।
हर आदमी को जो रंग दिखता है वही उसकी सच्चाई है। लोगों को बात गूढ़ लगी और दिलचस्प भी। अगले दिन जब मालिक मुहाफिज खां पगड़ी लेने आया, तब चिमन लाल कांपते हुए उसे पेश कर रहा था। हुजूर, ये रही शाही नीली पगड़ी। मुहाफिज खां ने जैसे ही पगड़ी देखी, उसकी भौहें तन गईं। ये तो नीला है, पर थोड़ा हल्का नहीं है? नहीं हुजूर, मुल्ला तुरंत बीच में बोले, आपकी आंखों की रोशनी ही थोड़ी ज्यादा तेज है, जिससे रंग हल्का लग रहा है। आइए, यह खास आईना है, नवाब के कक्ष के शीशे जैसा। असमें देखें, यही रंग कितना शाही लगता है। मुल्ला ने सामने एक आईना रखा और चिमन लाल ने आईने के पीछे हल्का नीला कांच लगाया था, जिससे रंग गहरा दिखने लगा। मुहाफिज खां ने देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल सही कहा नसीरुद्दीन, दरबार का शीशा भी कुछ ऐसा ही है। पगड़ी सुंदर है, बिल्कुल नवाब की आंखों जैसी। और वो चला गया। उसी शाम चिमन लाल थाल में मिठाई लेकर मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला साहब, आपकी सूझबूझ ने आज मेरी इज्जत बचा ली। नहीं चिमन, असली रंग तो तुम्हारे अंदर था, बस उसे बाहर लाने के लिए थोड़ा आईना चाहिए था। पर एक बात बताओ, चिमन लाल संकोच में बोला, अगर उस आईने में कोई और झांके तो सच्चाई पता चल जाएगी ना? मुल्ला मुस्कुराए। झूठ अगर प्यार से बोला जाए और भलाई के लिए हो तो वो भी इत्र की तरह काम करता है, और आईने भी उसे खुशबूदार दिखाते हैं। अगले दिन नवाब ने दरबार में वही पगड़ी पहनकर सबके सामने कहा, इस शहर में सबसे गहरा रंग अब मुझे मिला है, और वो है भरोसे का। सबकी निगाहें चिमन लाल की ओर घूम गईं और चुपचाप खड़े मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी थोड़ा तिरछी की और बगल वाले से कहा, कभी कभी रंगरेज को भी रंगना पड़ता है, लेकिन जब वो सीख जाता है तो शहर के चेहरे खिल उठते हैं। कभी कभी मुश्किल हालात में सच्चाई के रंग से ज्यादा जरूरी होती है समझदारी की परत। जब नीयत साफ हो और बात लोगों के भले की हो तो चालाकी भी एक कला बन जाती है। और मुल्ला नसीरुद्दीन हमें यही सिखाते हैं कि दुनिया को रंगों से नहीं, नजरिए से रंगना चाहिए। अगली कहानी, जब नसीरुद्दीन ने 3 झूठ बोलकर सच को हराया, हिसार के बाजार में एक अजीब चर्चा चल रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी, कोई कहता नसीरुद्दीन झूठा है, कोई कहता नहीं, झूठ से बड़ा सच वही है, और कुछ तो यहां तक कह रहे थे, अब सच्चाई को साबित करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और यह सब शुरू हुआ उस दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक मजबूत, सच्चे और ईमानदार आदमी को 3 झूठ बोलकर मात दे दी। हुआ यूं कि शहर में एक आदमी आया, नाम था शरीफ खान। नाम से तो शरीफ, मगर सीरत में भी वही साफगो, सच्चा, उसूलों का पक्का, और सबसे बड़ी बात, झूठ से नफरत करने वाला। वो जहां जाता कहता, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी बर्दाश्त किया। धीरे धीरे शरीफ खान का असर लोगों पर होने लगा। बाजार में झूठे व्यापारी सहम गए, बच्चों को सच्चाई की कस्में दिलवाई जाने लगीं, और तो और हकीमों ने कड़वी दवाएं ये कहकर पिलानी शुरू कर दीं, सच स्वाद नहीं देखता। इसी माहौल में एक दिन शरीफ खान पहुंचा मुल्ला नसीरुद्दीन के चबूतरे पर, जहां हर दिन चाय, शेर, किस्से और मस्खरी का ठिकाना था। मुल्ला साहब, शरीफ बोला, आपकी कहानियां मशहूर हैं, मगर सुना है उसमें कुछ झूठ भी छुपा होता है। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाईं। सच और झूठ तो चाय की तरह हैं शरीफ मियां, दूध और पानी जितना हो, मिठास उतनी ही समझ आती है। बात घुमा रहे हैं आप, शरीफ ने चुनौती दी। क्या आप एक बार साबित कर सकते हैं कि झूठ बोलकर भी किसी को हराया जा सकता है, और वो भी सच्चाई में? भीड़ की आंखें चमक उठीं। मुल्ला बोले, अगर तुम कहो तो मैं आज ही 3 झूठ बोलूंगा, और वो ऐसे होंगे कि तुम्हें खुद लगेगा कि सच्चाई हार गई। पहला झूठ, बकरी उड़ती है। भीड़ जमा थी और मुल्ला ने पहली घोषणा कर दी, आज मैंने अपनी बकरी को छत से उड़ाया और वो पड़ोस की छत पर जा उतरी। लोग हंस पड़े। मुल्ला की बकरी उड़ गई?
अब कौए भी खिलखिला रहे होंगे। लेकिन शरीफ खान ने मुस्कुराकर कहा, यह झूठ है, सीधा, बेढंगा और हास्यास्पद। मैं इसे मानता नहीं। मुल्ला बोले, चलो पड़ोस की छत पर चलो, खुद देख लो। सभी वहां पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा बैठा था जो पड़ोसी था। उसे पहले ही मुल्ला ने मीठा आम और 2 सिक्के देकर राजी कर लिया था। बाबा, मुल्ला बोले, आज सुबह मेरी बकरी कहां उतरी थी? बूढ़ा आंखें मिचमिचाकर बोला, इसी छत पर मुल्ला मियां, मैं खुद देख रहा था, हवा में गोते खा रही थी। शरीफ चौंका, ये कैसे मुमकिन है? मुल्ला मुस्कुराए, झूठ को जब चश्मदीद मिल जाए तो सच अपनी टोपी उतार देता है। भीड़ ने ठहाका लगाया। दूसरा झूठ, मैं कल मर चुका था। अगले दिन मुल्ला ने घोषणा कर दी, कल मैं मर गया था, दफन भी हो गया और आज वापस लौट आया। भीड़ में एक सन्नाटा। कुछ ने तो डर के मारे कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। शरीफ खान गरज पड़ा, यह बेअदबी है, कोई मरकर वापस नहीं आता। मुल्ला बोले, तो जाओ कब्रिस्तान के चौकीदार से पूछ लो। सब वहां पहुंचे। चौकीदार वही था जिसे मुल्ला ने पहले ही तगड़ी दावत देकर मनाया था। चौकीदार बोला, कल ही तो जनाजा आया था, मुल्ला मियां जैसा ही था, पर फिर रात को आंधी चली, कब्र खुल गई और भीड़ ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। शरीफ का माथा ठनका, यह सब मनगढ़ंत है। मुल्ला बोले, सच और डर जब एक साथ हों तो झूठ आराम से मेज पर बैठ जाता है। तीसरा झूठ, तुम झूठे हो शरीफ। अब बारी थी तीसरे और अंतिम झूठ की। मुल्ला ने सबके सामने शरीफ की ओर उंगली उठाकर कहा, शरीफ खान, तुम खुद झूठे हो। तुमने आज सुबह ही अपने नौकर से झूठ बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, जबकि तुम्हारी जेब में सोने का सिक्का था। सन्नाटा। शरीफ हकला गया, मैंने बस वो सच्चाई नहीं बताई थी ताकि वो शराब न पिए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तो अब बताओ, क्या तुम्हारा झूठ तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा जरूरी नहीं था? शरीफ चुप हो गया। मुल्ला पास गए, धीरे से बोले, देखो मियां, दुनिया काले सफेद में नहीं चलती। कभी कभी झूठ भी सच की चादर ओढ़े होता है ताकि किसी मासूम को ठंड न लगे। भीड़ तल अब तालियां बजा रही थी। शाम को शरीफ खान ने खुद आकर मुल्ला को फूलों की माला पहनाई। आपने आज साबित कर दिया नसीरुद्दीन साहब कि हर झूठ बुरा नहीं होता और हर सच जरूरी नहीं होता। मुल्ला बोले, सही कहा मियां, जब तक इंसान है तब तक झूठ भी इंसानी रहेगा। बस वो झूठ किस नियत से बोला गया यही तय करता है कि वो दंड के लायक है या पुरस्कार के। और तभी एक बच्चा दौड़ता आया, मुल्ला साहब, आपकी बकरी तो सच में पड़ोस की छत पर घूम रही है। सबकी आंखें उस ओर घूम गईं। मुल्ला मुस्कुराए, अबे ओए, झूठ को इतना बार बोला कि वो सच में उड़ गई। भीड़ एक बार फिर ठहाके में डूब गई और नसीरुद्दीन की टोपी थोड़ा और झुक गई। चालाकी से जब नसीरुद्दीन ने उड़ती बकरी से दरबार बचाया, बकरी सच में पड़ोस की छत पर थी। भीड़ विस्मित होकर उस उड़ती फिरती बकरी को देख रही थी जो छत पर उछल कूद कर रही थी जैसे वो सच में उड़कर वहां पहुंची हो। मुल्ला नसीरुद्दीन की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान थी। एक आंख थोड़ी टेढ़ी, टोपी थोड़ा झुकी और बातें बिल्कुल सीधी दिल में उतर जाने वाली। शरीफ खान अब तक चुप था। उसकी सच्चाई की दीवार को नसीरुद्दीन के 3 झूठों ने हिलाकर रख दिया था। वो अब सोच रहा था कि दुनिया इतनी सादी नहीं है जितनी उसने मानी थी, और शायद इसीलिए नसीरुद्दीन को देखने की उसकी नजर अब थोड़ी बदल गई थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राज दरबार में हड़कंप 3 दिन बाद नवाब के दरबार से बुलावा आया। मुल्ला नसीरुद्दीन को खुद नवाब बुला रहे थे। दरबार में पहुंचने से पहले ही अफवाहें उड़ रही थीं। कहीं नवाब नाराज तो नहीं, कहीं बकरी की उड़ान देशद्रोह तो नहीं मानी गई, या फिर मुल्ला को राज्य का नया सच बताने भेजा गया है। मुल्ला जब दरबार पहुंचे तो माहौल बहुत गंभीर था।
नवाब की आंखें सीधी मुल्ला के चेहरे पर थीं, लेकिन होठों पर छिपी हुई मुस्कान की रेखा को एक अनुभवी ही पढ़ सकता था। मुल्ला, नवाब ने कहा, हमें सुना है तुमने 3 झूठ बोले और पूरा शहर तुम्हारे साथ हंसा। सच्चाई हारी और झूठ जीता। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, झूठ अगर नीयत से अच्छा हो तो वो दवा बन जाता है, और जब सच्चाई किसी की इज्जत तोड़ने लगे तो झूठ उसकी मरहम बन जाता है। तो क्या झूठ अब धर्म बन गया है? एक दरबारी गरजा। नहीं हुजूर, मुल्ला मुस्कुराए, लेकिन जब सच तलवार की तरह बोला जाए तो झूठ एक ढाल की तरह काम आता है। नवाब गहरी सोच में डूबे, फिर बोले, तुम्हें एक चुनौती दी जाती है। कल दरबार में 3 आरोपियों को लाया जाएगा। तीनों पर चोरी का शक है, लेकिन सब कहते हैं कि वे निर्दोष हैं। तीनों ही सच्चाई के बड़े दावेदार हैं। अगर तुम ये पता लगा दो कि असली चोर कौन है, बिना सच जाने, सिर्फ उनकी बातों से, तो हम मान लेंगे कि झूठ भी एक हुनर है। मुल्ला ने सिर झुकाया। हुजूर, झूठ को पहचानने के लिए झूठा बनना नहीं पड़ता, बस थोड़ा चतुर होना पड़ता है। अगले दिन का खेल 3 आदमी लाए गए, फकीर अहमद, व्यापारी हरनाम और एक पुराना सैनिक बख्शी गुलाम। तीनों ने शपथ लेकर कहा, हमने चोरी नहीं की। मुल्ला ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर नवाब से बोला, हुजूर, मुझे इन तीनों से केवल एक सवाल पूछने दीजिए। नवाब ने इजाजत दी। मुल्ला ने तीनों को देखकर कहा, अगर मैंने अभी तुम्हें निर्दोष मान लिया और नवाब ने तुम्हें इनाम दिया, तो उस इनाम से तुम क्या करोगे? फकीर अहमद बोला, मैं उसे दरगाह में चढ़ा दूंगा। व्यापारी हरनाम बोला, मैं अपनी दुकान में घाटे की भरपाई करूंगा। सैनिक गुलाम बोला, मैं उस इनाम से तलवार बनवाऊंगा और नवाब की रक्षा करूंगा। मुल्ला कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, चोर वही है? हरनाम व्यापारी। दरबार में खलबली मच गई। नवाब बोले, तुमने कैसे जाना? मुल्ला बोले, चोर हमेशा घाटे की बात करता है ताकि उसके लालच को सहानुभूति की चादर मिल जाए। फकीर और सैनिक का उत्तर सेवा का था, जबकि व्यापारी ने तुरंत धन के उपयोग की बात की। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें उन सिक्कों पर थीं जो मेरे झोले में खनक रहे थे। हरनाम के पास से सच में चोरी के गहने बरामद हो गए। अंत का फलसफा नवाब ने सबके सामने मुल्ला को इनाम दिया और कहा, आज साबित हो गया कि कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए झूठ का इस्तेमाल भी जरूरी होता है, जैसे कांटा निकालने के लिए कांटा। मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, सच्चाई का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन जो उसे समझदारी से खोज ले वही असली सच्चा होता है। शरीफ खान भी दरबार में मौजूद था। वो चुपचाप आगे आया और बोला, मुल्ला साहब, आपने जो 3 झूठ बोले थे वो दरअसल 3 आईने थे जिनमें हमने अपनी सच्चाई देखी। सीख, सच और झूठ में फर्क करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है यह समझना कि सत्य का मकसद क्या है। अगर कोई झूठ किसी की रक्षा करे, किसी को सिखाए या किसी को सही रास्ते पर लाए, तो वह झूठ नहीं, एक सामाजिक बुद्धिमत्ता है। मुल्ला नसीरुद्दीन हमें यही सिखाते हैं कि सही समय पर बोला गया झूठ अक्सर सबसे बड़ी सच्चाई से भी कीमती होता है। अगली कहानी, जब मुल्ला ने परछाई को पानी पिलाया और धूप भाग गई। शहर का नाम था किर्राटपुर और वहां के लोग बड़े सीधे पर अजीब थे, जैसे किसी ने ईमानदारी और मूर्खता को मिलाकर खिचड़ी बना दी हो। कोई आदमी अगर 2 वक्त की रोटी न खा पाए तो चलता है, लेकिन अगर उसकी परछाई उससे अलग हो जाए तो पूरा मोहल्ला बैठक बुला लेता। इसी शहर में रहते थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन, झुकी हुई टोपी, ऊंची सोच और पैनी जुबान के मालिक। उनकी हर बात में तंज होता और हर हरकत में चतुराई की छौंक। एक दिन की बात है, सूरज अपने पूरे तेवर में था, धरती जल रही थी और गली के कुत्ते भी खुद को दीवारों की परछाई में सिकोड़े बैठे थे। इसी तपती दोपहर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी प्यारी सी लकड़ी की कुर्सी निकालकर गली के नुक्कड़ पर बैठ गए। एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरा माथे पर, धूप से बचाते हुए। अचानक उन्होंने अपने सामने जमीन पर पड़ी अपनी परछाई को देखा।
लंबी, सूखी और एकदम निरीह। मुल्ला ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराए। बेचारे परछाई की तो हालत मेरी तरह है, कुछ नहीं करती, बस मेरे पीछे पीछे घूमती है। और फिर अचानक एक अजीब ख्याल उनके दिमाग में आया। परछाई को पानी पिलाने की योजना मुल्ला उठे और पास की बाल्टी में पानी भरा। फिर बाल्टी उठाकर अपनी परछाई के सामने रख दी। गली वाले यह देखकर हैरान हो गए। अरे मुल्ला, ये क्या कर रहे हो? एक पड़ोसी चिल्लाया। मुल्ला बोले, परछाई बड़ी थकी हुई लग रही है, सोचा थोड़ा पानी पिला दूं। परछाई पानी पीती है? क्यों नहीं, अगर इंसान की जान प्यासी हो सकती है तो उसकी परछाई क्यों नहीं? लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। एक फटीचर दरबारी नाम के आदमी ने यह बात शहर के कोतवाल को बता दी और अगली सुबह मुल्ला को कचहरी बुला लिया गया। कचहरी का मजेदार मुकदमा कोतवाल साहब गुस्से में थे। मुल्ला, तुमने शहर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग कह रहे हैं कि किर्राटपुर में पगले पानी पिलाते हैं अपनी परछाई को। मुल्ला बोले, हुजूर, मैं पगला नहीं, मैं व्यस्त था। किस काम में? धूप को भगाने में। अब कोतवाल चौंके। धूप को? कैसे? पानी से। जब मैंने परछाई को पानी पिलाया तो धूप भाग गई। अब देखिए, छाया तो अब भी नहीं आई, लेकिन धूप डर गई। कोतवाल की भौहें सिकुड़ी। तुम हमें मूर्ख समझते हो? नहीं हुजूर, मैं आपको समझदार मानता हूं। तभी तो ये कहने आया हूं कि परछाई अगर प्यास से मरेगी तो उसकी मौत का इल्जाम धूप पर आएगा, और जब धूप पर आरोप लगेगा तो सूरज खुद सफाई देगा, और तब हम जान सकेंगे कि दिन कितना झूठा है। पूरा दरबार सन्न। शहर में हलचल। मुल्ला की बात शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन लोगों ने अपनी अपनी परछाई को पानी पिलाना शुरू कर दिया। कहीं बाल्टी रखी जा रही थी, कहीं लोटा। एक नाई तो इतना भावुक हो गया कि उसने परछाई को कंघी भी करनी शुरू कर दी। अब शहर दो भागों में बंट गया, परछाई पंथी और धूप समर्थक। परछाई पंथियों का मानना था कि इंसान की आत्मा उसकी परछाई में बसती है और उसे पानी देना पुण्य का काम है, जबकि धूप समर्थकों का कहना था कि यह सब नसीरुद्दीन का ढोंग है जो उन्हें हर शाम के मजमे में मस्खरी करवाता है। राजा का आगमन। राजा अली शेर मिर्जा को जब यह सुनाया गया कि उनके राज्य में लोग परछाई को पानी पिला रहे हैं तो उन्होंने तय किया कि इसकी जांच खुद करेंगे। अगले दिन भेष बदलकर राजा किर्राटपुर पहुंचे। गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक बच्चा अपनी परछाई को दूध पिला रहा है। राजा बोले, बच्चे, ये क्या कर रहे हो? बच्चा मासूमियत से बोला, मुल्ला साहब ने कहा था कि परछाई को भूख लगती है। आज मैंने दूध पिलाया है, कल खिचड़ी दूंगा। राजा अवाक रह गया। मुल्ला वहीं पास में बैठे थे, मुस्कुराते हुए। राजा उनके पास गए। मुल्ला, क्या तुम लोगों को पागल बना रहे हो? मुल्ला धीरे से बोले, हुजूर, ये लोग पहले भी पागल थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्हें यह बात हंसते हुए समझाई जा रही है। मुल्ला का खुलासा राजा ने पूछा, परछाई को पानी पिलाकर आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? मुल्ला बोले, बस ये कि लोग बिना सोचे, बिना तर्क के, सिर्फ अंधी श्रद्धा से कुछ भी कर लेते हैं। कोई अगर टोपी उल्टी पहन ले तो 10 लोग उसकी नकल करते हैं, बिना यह समझे कि टोपी उलटी क्यों है। मैंने परछाई को पानी पिलाया और लोगों ने उसे धार्मिक कर्म बना लिया। अब सोचिए, यदि यही अंधविश्वास किसी इंसान की जान ले ले तब? राजा गहराई से सोच में पड़ गए। मुल्ला, तुमने एक झूठे काम से एक बड़ा सच उजागर किया है। अंत की धूप उस शाम मुल्ला फिर अपनी कुर्सी पर बैठे थे और इस बार उनके आगे कोई बाल्टी नहीं थी। परछाई लहराती हुई उनके पांवों के पास लेटी थीं, मानो खुद संतुष्ट हो। पास खड़े लड़के ने पूछा, मुल्ला, आज परछाई को पानी क्यों नहीं पिलाया? मुल्ला मुस्कुराए, आज वो प्यास नहीं है बेटे। आज पूरी गली जानती है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वो कई बार दिखता नहीं। जब धूप ने मुल्ला से बदला लेने की ठानी
धूप ने मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों को सिर्फ सुना नहीं था, उसने दिल पर ले लिया था। जिस तरह से मुल्ला ने पूरे किर्राटपुर में लोगों को यह समझा दिया कि धूप डरपोक है और परछाई को पानी पिलाकर उसे भगा सकते हैं, उससे धूप की साख खराब हो गई थी। आकाश में बैठी धूप बहुत गुस्से में थी। इस टोपी वाले शख्स ने मेरी औकात को चैलेंज कर दिया है, धूप बड़बड़ाई। अब दिखाती हूं इसे अपनी असली गर्मी। गर्मी का कहर अगले दिन से किर्राटपुर की गलियां जलने लगीं, छांव तक जलने लगी। गली के बरगद के नीचे बैठे साधु को भी पंखा चाहिए था। शहर का कुआं तक सूखने को तैयार हो गया। परछाई इतनी सिकुड़ गई कि अब मुल्ला के चप्पल से भी छोटी लगती। लोग डर गए। एक औरत बोली, मुल्ला की वजह से सूरज नाराज हो गया है। एक बाबा चिल्लाया, मुल्ला की परछाई को ही जिंदा गाड़ दो। धीरे धीरे वही लोग जो कल तक परछाई को दूध पिला रहे थे, अब मुल्ला को दोषी ठहराने लगे। राजा का हस्तक्षेप राजा अली शेर मिर्जा को खबर दी गई कि अब मुल्ला के कारण शहर में सूखा पड़ रहा है। राजा ने दोबारा किर्राटपुर बुलावा भेजा, इस बार खुले दरबार में। मुल्ला जैसे ही पहुंचे, लोगों ने तालियां नहीं पत्थर उठाए। राजा ने आदेश दिया, मुल्ला, अगर तुमने लोगों को भ्रम में डाला है तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं सिर्फ उन आंखों में आईना रखता हूं जो अपनी परछाई को खुदा मान बैठी हैं। राजा बोले, लेकिन धूप को तुमने अपमानित किया, अब वह किर्राटपुर को झुलसा रही है। मुल्ला ने आंखें बंद कीं और फिर बोला, अगर धूप में इतनी ताकत है तो मैं उसे बुलाता हूं आमने सामने। मुल्ला का मुकाबला धूप से मुल्ला ने अगले दिन दोपहर ठीक 12 बजे शहर के बीचों बीच मंच लगवाया। लोग इकट्ठा हुए, राजा सहित। मुल्ला ने मंच पर चढ़कर चिल्लाकर कहा, ओ धूप, अगर तुझमें दम है तो मेरे इस पंखे को जला दे, मेरे इस सिर पर तपिश इतनी बढ़ा दे कि मैं बोल न सकूं। सूरज और तेज हुआ, पर मुल्ला तो तैयार थे। उन्होंने अचानक एक काला लोटा निकालकर मंच पर रखा और उसमें कुछ ताबीजी पानी डाल दिया। फिर बोले, यह मेरी परछाई का भूत है, इसे देखकर ही धूप भाग जाएगी। लोग हंसने लगे। धूप और भड़की। मुल्ला ने अचानक मंच पर एक सफेद कपड़ा फैला दिया और उस पर अपनी टोपी रख दी। देखो, उन्होंने कहा, परछाई मर चुकी है, अब धूप न मारे तो क्या करे। और तभी काले बादल उमड़ आए, बिना किसी चेतावनी के। बिजली चमकी, हवा चली और पहली बार महीनों में बारिश हो गई। धूप बादलों के पीछे छुप गई। आखिरी हंसी लोग चिल्लाए, मुल्ला की टोपी में ताबीज है। राजा बोले, क्या तुमने यह मौसम बदला? मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, मैंने नहीं बदला, बस लोगों को दिखाया कि धूप और छांव, बादल और बरसात सब हमारे मन के भ्रम हैं। जिस दिन हम सच्चे बने, प्रकृति खुद जवाब देती है। राजा बोले, लेकिन तुमने धूप को हराया कैसे? मुल्ला बोले, मैंने धूप को हराया नहीं, मैंने सिर्फ उसकी वजह समझाई। धूप तब तक डराती है जब तक लोग अंधविश्वास में जीते हैं। जब इंसान हंसना सीख ले तो धूप भी झिझकती है। और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतरे, टोपी उठाई और बोले, कभी कभी परछाई को पानी पिलाना भी जरूरी होता है, ताकि लोग यह समझ सकें कि प्यास शरीर की नहीं, सोच की होती है। राजा मुस्कुराए, लोगों ने तालियां बजाईं और धूप वो बादलों के पीछे से देख रही थी, चुपचाप मुस्कुराकर। जिन्हें हम शक्तिशाली मान बैठते हैं, जैसे धूप, डर या अंधविश्वास, उन्हें हराने के लिए तलवार नहीं, हंसी और बुद्धि की जरूरत होती है। जब दुनिया अंधेरे से डरती है, तब कोई एक शख्स अपनी परछाई से बात करता है और वही शख्स सबसे बड़ा रोशनी वाला होता है। शाम का वक्त था। बादलों ने आसमान को ढक लिया था, जैसे ऊपर भी कोई तमाशा होने वाला हो। शहर के चौराहे पर हल्की भीड़ थी और उस भीड़ के बीचों बीच एक गजब तमाशा हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन सिर पर झुकी हुई पगड़ी, आंखों में शरारत की चमक और कमर पर एक झोला लटकाए खड़े थे। पर इस बार उनकी खास बात कुछ और थी। उनके साथ थी एक बकरी, लेकिन यह कोई आम बकरी नहीं थी। उसके गले में मोतियों की माला, पांवों में चांदी की पायलें
और कानों में सोने के झुमके झूल रहे थे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुल्ला साहब, ये बकरी है या नवाबजादी? एक बनिए ने चुटकी ली। नसीरुद्दीन मुस्कुराए। कहां की नवाबजादी, ये तो हमारी नूरजहां बकरी है। अब शौक है इसका तो हम क्या करें? एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, बकरी को भी गहनों का शौक होता है क्या? अगर इंसानों को मूर्खतापूर्ण शौक हो सकते हैं, नसीरुद्दीन बोले, तो जानवरों को थोड़े से गहनों का हक तक क्यों नहीं? भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस तमाशे को शक बसा कर की निगाह से देख रहे थे, और ठीक वही शक उनके लिए मुसीबत बन गया। शहर में एक व्यापारी था, नाम था काशीराम सोनार। बड़ा चालाक और घमंडी, और उससे भी ज्यादा लालची। उसके कान में भी बात गई कि नसीरुद्दीन एक बकरी को सोने चांदी से लादे घूम रहा है। वो भुनभुनाया, गहनों की कद्र अब बकरियों को हो गई और मैं सोने के आभूषणों के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा हूं। उसने तुरंत 2 आदमियों को भेजा, पता लगाओ ये गहने असली हैं या झांसा। अगली सुबह नसीरुद्दीन अपनी बकरी को लेकर एक बगीचे के पास आराम कर रहे थे। बकरी पत्तियां खा रही थी और पायलें छनछना रही थीं। उनके पास 2 अजनबी पहुंचे, बेहद विनम्रता से। मुल्ला साहब, क्या हम आपकी बकरी की तस्वीर खींच सकते हैं? तस्वीर? हां हां, क्यों नहीं, लेकिन बकरी को उसका अच्छा एंगल पसंद है। बाएं से खींचिए। फ्लैश चमकता रहा और तस्वीरें खींचती रहीं, और साथ ही खींच रहा था उनकी योजना का जाल। अगले दिन शहर में खबर फैल गई, नसीरुद्दीन ने बकरी पर चुराए हुए गहने लाद रखे हैं। कोतवाल ने भी बात सुनी और सीधे उनके दरवाजे पर पहुंच गया। मुल्ला, हमें शिकायत मिली है कि तुम्हारे पास चोरी के गहने हैं। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, जनाब, मेरी बकरी शौकीन है, चोर नहीं। चोरी का इल्जाम लगाना हो तो उसके कानों से पूछ लीजिए। कोतवाल को गुस्सा आ गया। बहस मत करो, बकरी को साथ लेकर कैले में चलो, जांच होगी। अदालत में बकरी को एक लकड़ी की मेज पर खड़ा कर दिया गया और सामने बैठे थे शहर के सबसे कड़क न्यायाधीश, जिनके मूंछें इतनी तीखी थीं कि मक्खियां पास भी नहीं भटकती थीं। नसीरुद्दीन, ये गहने कहां से आए? हजूर, बकरी ने खुद चुने हैं, नसीरुद्दीन बोला। हम तो बस उसके शौक का ध्यान रखते हैं। बकवास मत करो, जानवर गहने नहीं खरीदते। तो क्या इंसान ही हमेशा बुद्धिमान होते हैं? नसीरुद्दीन बोला। कई लोग तो ऐसे हैं जो एक गधे को भी गाड़ी समझकर घोड़ा खरीद लेते हैं। जज बौखला गए। बकरी को हवालात में डालो, जब तक असली मालिक नहीं मिलता गहने जब्त रहेंगे। नसीरुद्दीन हंसे नहीं, चुपचाप सर झुकाए बाहर निकल गए, लेकिन अंदर से उनकी आंखों में वो चमक लौट आई थी जो हर तूफान से पहले होती थी। अगले दिन पूरे शहर में खबर गूंज उठी, नसीरुद्दीन की बकरी ने भूख हड़ताल कर दी है। हां, आपने सही पढ़ा। बकरी ने 3 दिन से न कुछ खाया न पिया। कोतवाली में कोहराम मच गया। सिपाही परेशान, इंस्पेक्टर बेचैन। अगर बकरी मर गई, एक दरबारी ने फुसफुसाया, तो शहर में हंगामा मच जाएगा। लोग कहेंगे सरकार जानवरों को मारती है। जज ने नसीरुद्दीन को बुलाया। देखो, इसे मनाओ, खिला दो कुछ, इसकी जान का सवाल है। नसीरुद्दीन मुस्कुराए। मैं तो शुरू से कह रहा था यह शौकीन बकरी है, बिना झुमकों के मूड खराब हो जाता है। झटपट उसे गहने पहनाए गए और जैसे ही मोतियों की माला गले में डाली गई, बकरी ने पत्ते खाना शुरू कर दिया। सब चौंक गए। ये कैसे हुआ? शौक बड़ी चीज होती है जनाब, नसीरुद्दीन बोले। बकरी हो या इंसान, अगर जिंदगी में चमक न हो तो भूख भी नहीं लगती। भीड़ बाहर ताली बजा रही थी। कोतवाल भी गुस्से में लेकिन हैरान था। तभी सोनार काशीराम ने जज के पास दस्तक दी। हुजूर, मुझे यकीन है ये गहने मेरे हैं, मैं सबूत ला सकता हूं। जज ने सिर हिलाया। अच्छा, कल सुबह सबूत लाओ। अगर सही निकले तो गहने तुम्हें मिलेंगे, वरना जुर्माना और सजा। उस रात नसीरुद्दीन ने अपनी बकरी के कान में कुछ फुसफुसाया। बकरी ने खुशी से मुंह में गुलाब की पंखुड़ियां दबा लीं, जैसे किसी गुप्त योजना में शामिल हो रही हो।
अगली सुबह की अदालत में क्या हुआ? क्या सोनार अपने दावे में सफल होगा या मुल्ला की चालाकी एक और रंग लाएगी? जानिए अगली कड़ी में। जब बकरी ने बयान दिया, मैं तो बस स्टाइल में रहना चाहती थी। अगली सुबह का सूरज बड़ी गर्मी लेकर उगा था, लेकिन शहर की अदालत में उससे कहीं ज्यादा गर्माहट फैली हुई थी। तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, कुछ तमाशा देखने के लिए, कुछ नसीरुद्दीन के समर्थन में, और कुछ इसलिए कि उन्होंने कभी किसी गवाही देने वाली बकरी का नाम तक नहीं सुना था। जज अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, चेहरे पर वही कठोरता और एक सख्त फैसला देने की बेचैनी। काशीराम सोनार, जज ने आवाज लगाई। काशीराम थोड़ा अकड़ा, थोड़ा डरता हुआ सामने आया और अपने साथ एक मोटी सी रजिस्टर नुमा किताब रखी। हुजूर, उसने कहा, ये देखिए मेरी बही खाता किताब। इसमें साफ दर्ज है कि मैंने एक गले की मोती माला, 2 पायलें और 2 सोने के झुमके बनाए थे एक विशेष ग्राहक के लिए, मगर 2 हफ्ते पहले मेरी दुकान से वो चोरी हो गए। जज ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि वो गहने जो बकरी पर थे वही हैं? बिल्कुल हुजूर, उसने कहा और जेब से एक रसीद निकाली। यह रही मेरी बनवाई गई डिजाइन की रसीद। एक एक गहने का विवरण इसमें दर्ज है। कोतवाल ने वही गहने अदालत में पेश किए। सबकी आंखें जमी हुई थीं। गहनों की तुलना हुई, डिजाइन की जांच हुई, और सच में जो लिखा था रसीद में वही था बकरी के गहनों में। अदालत में सनसनी फैल गई। जज ने गहरी सांस ली और बोले, नसीरुद्दीन, अब तुम क्या कहोगे? नसीरुद्दीन उठे। उनकी पगड़ी आज थोड़ी टेढ़ी थी और चेहरे पर वही पुरानी शरारत। हुजूर, उन्होंने कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? जज ने अनुमति दी। काशीराम जी, क्या आपने इन गहनों के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? नसीरुद्दीन ने पूछा। नहीं, मतलब हां, नहीं करवा पाया था, मैं व्यस्त था। ओह, तो आप इतने अमीर हैं कि चोरी की परवाह नहीं करते? हंसी की हल्की लहर अदालत में दौड़ गई। और क्या आपने कभी यह सोचा कि आपकी दुकान में काम करने वाले कौन कौन थे? कहीं उन्हीं में से किसी ने तो। मुल्ला, मुद्दे पर आओ, जज ने टोका। बिल्कुल, नसीरुद्दीन बोले, दरअसल ये गहने मेरी बकरी ने खुद खरीदे हैं। अब की बार पूरा कोर्ट हाउस हंसी से लोटपोट हो गया। मजाक बंद करो, जज गरजे। हुजूर, आप खुद देखें, ये है उसकी खरीद की रसीद। नसीरुद्दीन ने एक पुराना सा कागज जज के सामने रखा। जज ने पढ़ा, खरीदारी 1 मोती माला, 2 पायलें, 2 झुमके, कुल दाम 12 सोने की मुद्राएं, खरीदार नूरजहां बकरी, हस्ताक्षर एम नसरुद्दीन, बकरी के प्रतिनिधि के रूप में। जज हतप्रभ रह गए। यह कैसा मजाक है? हुजूर, नसीरुद्दीन बोले, मैं एक व्यापारी से मिला था जो पशुओं के लिए वस्त्र और गहने बनाता है। उसने कहा, कोई पागल ही जानवरों को गहने पहनाएगा। मैंने कहा, अगर जानवरों को पहनाकर मैं बाजार में उतारूं और भीड़ जमा करूं तो तुम बेचेगा या नहीं? उसने हंसते हुए कहा, बिकेगा तो जरूर, लेकिन खरीदने वाला भी पागल ही होगा। मैंने अपनी बकरी को गहने पहनाए और भीड़ खींची। फिर मैंने अपनी दुकान के बाहर लिखा, जानवरों के लिए शाही गहनों का नया ट्रेंड। अगले 2 दिन में 5 लोग अपने पालतू कुत्तों, बिल्लियों और एक ने तो मुर्गी को लेकर आकर गहने खरीद लिए। तो ये गहने चोरी के नहीं हैं? कदापि नहीं, नसीरुद्दीन बोले, बल्कि जो गहने काशीराम दिखा रहे हैं वे उन्हीं में से एक ग्राहक द्वारा लौटाए गए थे, क्योंकि उसकी बकरी को झुमके भारी लगे। अदालत में फिर ठहाके गूंजने लगे। तो तुम कहना चाह रहे हो कि ये वही गहने हैं जो तुमने खुद खरीदे थे? जी हां, और ये रही उस व्यापारी की दुकान की रसीद और उसका हस्ताक्षर। नसीरुद्दीन ने एक और कागज पेश किया। कोतवाल ने तुरंत व्यापारी को बुलवा लिया। वो आया और उसने पुष्टि की, जी हुजूर, मैंने ही इन गहनों को नसीरुद्दीन को बेचा था। तब मैंने मजाक में कहा था कि आप जानवरों के लिए गहने क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन फिर वाकई कुछ लोग लेने आ गए। जज ने गहरी सांस ली। काशीराम, तुमने अदालत का समय नष्ट किया। बिना प्रमाण के तुमने चोरी का झूठा आरोप लगाया। जुर्माना लगाया जाता है 50 स्वर्ण मुद्राएं,
और एक सार्वजनिक क्षमा याचना। काशीराम का चेहरा उतर गया। नसीरुद्दीन ने बकरी की ओर देखा जो गर्व से खड़ी थी, मानो कह रही हो, मैंने कहा था स्टाइल जरूरी है। अदालत समाप्त हो गई। लोग बाहर निकलते समय नसीरुद्दीन से बकरी के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे। एक नवाबजादी अपनी बग्घी से उतरी और बोली, मुल्ला साहब, क्या आप मेरी बकरी को भी स्टाइल सिखा सकते हैं? नसीरुद्दीन मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन हमारी नूरजहां को पहले उस पर राय देनी होगी। बकरी ने मैं कहकर मुंडी हिलाई। इस किस्से से यही सीख मिलती है कि जब जमाना उलझा हो और लोग झूठ और लालच से भरे हों, तब एक सरल मुस्कान, थोड़ी चतुराई और बकरी की पायलें बहुत कुछ बदल सकती हैं। अगली कहानी जब मुल्ला ने बिन दुपट्टे के रंगरेज को रंग दिया शहरे हिसार, जहां हर नुक्कड़ पर किस्से बसते थे और हर गली के मोड़ पर हंसी की परछाइयां ठहरी रहती थीं। वहीं रहते थे हमारे प्रिय और परम चतुर मुल्ला नसीरुद्दीन। एक सुबह जब सूरज आलस में अंगड़ाइयां ले रहा था और चाय वालों की आवाजें हवा में घुल रही थीं, मुल्ला मस्जिद के पीछे की गली में एक अजीब दृश्य का आनंद ले रहे थे। एक रंगरेज, नाम था चिमनलाल रंगरेज, चौराहे पर बैठा लोगों के दुपट्टे, पगड़ियां, चादरें रंग रहा था। कपड़े सूखते हुए एक रस्सी पर झूल रहे थे और रंगरेज के चेहरे पर गर्व की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, जैसे उसने काबुल से इंद्रधनुष मंगवाकर इन कपड़ों में भर दिया हो। कहो चिमनलाल, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज फिर किसी का पीला नीला करके भेजोगे? चिमनलाल ने अकड़ते हुए कहा, मुल्ला साहब, हम रंगरेज हैं, इंद्रधनुष से दोस्ती है हमारी। आपके जैसे लोगों की चटकीली सोच के लिए ही तो हम रंग बनाते हैं। और दुपट्टा? मुल्ला बोले, जिसकी खातिर औरतें दुआएं देती हैं, उसकी कीमत आजकल कितनी चल रही है? कीमत रंग से नहीं, ग्राहक की अक्ल से तय होती है। चिमनलाल मुस्कुराया। वाह, आज तो तुम्हारी जुबान भी रंगीन है, मुल्ला बोले, पर ध्यान रखना, जो जुबान ज्यादा रंग पकड़ ले वो कई बार धोबी के घाट पर उतरती है। 2 दिन बाद मुल्ला की पत्नी फातिमा बी उनके सामने खड़ी थीं, चेहरे पर गुस्से का तड़का और हाथ में एक सफेद दुपट्टा, जो अब बिल्कुल सफेद नहीं था बल्कि हल्के बैंगनी में नहाया हुआ था। नसीरुद्दीन, फातिमा बी चिल्लाईं, मैंने तो हरे रंग में रंगवाने भेजा था ये दुपट्टा, और ये तो जैसे जामुन से नहाया हुआ लग रहा है। ताज्जुब है, मुल्ला बोले, या तो तुम्हारा दुपट्टा बगावत कर गया या चिमनलाल ने तुमसे बदला लिया। कहो तो? फातिमा बी ने आंखें तरेरी। कहना क्या बीबी, अब रंगरेज को भी रंगना पड़ेगा। अगली सुबह मुल्ला चिमनलाल के पास पहुंचे, एक पुराना दुपट्टा हाथ में लिए। ये देखो चिमनलाल, मुल्ला बोले, दुनिया देखेगी कि रंग की असली परख क्या होती है। इस दुपट्टे को मुझे हरे रंग में रंगवाना है, ऐसा हरा जो देखकर लोग कहें कि बाग में चल रहे हैं। चिमनलाल ने दुपट्टा हाथ में लिया, आंखें मिचमिचाईं और बोला, काम हो जाएगा, और हां, 2 दिन बाद आकर ले जाना, अब कोई हड़बड़ी नहीं चलेगी। पर दुपट्टा तो मैंने अभी दिया ही नहीं, मुल्ला बोले। क्या? चिमनलाल चौंका। अरे हाथ में तो ये है, मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा। ये तो मैं बस दिखाने लाया था, असली तो अभी लाया ही नहीं। 2 दिन बाद मुल्ला रंगरेज की दुकान पर पहुंचे। कहां है मेरा हरा दुपट्टा? मुल्ला साहब, आपने तो दिया ही नहीं था। क्या झूठ बोल रहे हो? मैंने खुद अपने हाथों से दिया था। नहीं साहब, मैं कसम खा सकता हूं। कसमें छोड़ो, चलो कोतवाली चलते हैं, सबूत वहीं देंगे कि कौन झूठा है। चिमनलाल घबरा गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हां हां, दुपट्टा अंदर रखा है। ओह, अब मिला तुम्हें? मुल्ला मुस्कुराए। चिमनलाल ने भीतर जाकर एक गहरा हरा रंगा हुआ दुपट्टा निकाला। लो मुल्ला साहब। मुल्ला ने दुपट्टे को देखा, सूंघा और हल्के से खींचा। यह मेरा नहीं है। क्या? लेकिन यह तो मेरा दुपट्टा हल्का रेशमी था और इसमें तो खुरदरी बनावट है। अरे वो तो रंगने में हो जाता है।
कहां लिखा है तुम्हारे दुकान पर कि कपड़े का स्वरूप भी बदल दोगे? भीड़ जमा हो गई थी। हमें भी देखना है वो दुपट्टा। हां भाई, ये तो खुरदरा है, एक ग्राहक बोला। अरे तुमने जो मेरी बेटी की ओढ़नी रंगी थी वो तो पानी में उतर गई थी, एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। अब लोगों के पुराने गुस्से भड़कने लगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ सच का रंग दिखाने आया था। रंगरेज साहब को लगा कि ये रंग दूसरों पर चढ़ा सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इन्हीं पर रंग चढ़ाया जाए। चिमनलाल ने अब तक पसीना पसीना होते हुए पूछा, अब क्या चाहते हो मुल्ला? अब? मुल्ला बोले, अब मैं रंगूंगा, लेकिन बिना रंग के। क्या मतलब? मुल्ला ने वही दुपट्टा चौराहे पर टांग दिया और नीचे एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। यह दुपट्टा है जो रंगरेज के रंग में रंगा नहीं गया, बल्कि उसकी नीयत में डूबा हुआ है। सावधान रहें, अगला कपड़ा आपका हो सकता है। रात में जब पूरा बाजार सो गया था, चिमनलाल अपने दरवाजे पर बैठा था, चुपचाप। मुल्ला पास आए और बोले, अब रंग समझ में आया? हां, रंगरेज बोला। अब समझ आ गया कि ग्राहक की इज्जत न करना ही असली बेइज्जती है। मुल्ला हंसे, और याद रखो, बिना दुपट्टे के भी कोई किसी को रंग सकता है। अगली सुबह चिमनलाल ने अपनी दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया। अब हर कपड़ा ग्राहक के सामने रंगा जाएगा, ताकि रंग भी टिके और भरोसा भी। जब रंगरेज ने रंग तो दिया, पर मुल्ला ने रंग बदलवा दिया। चिमनलाल रंगरेज की दुकान के सामने अब भीड़ लगने लगी थी, मगर इस बार वो भीड़ गुस्से से भरी नहीं, बल्कि जिज्ञासा और मजे से भरी थी। लोग आते, दुपट्टे रंगवाते, रंग चेक करते और तब दाम चुकाते। हर कोई कहता, अब की बार रंगरेज सुधर गया, और लोग यह भी फुसफुसाते, असल में रंग तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने ही चढ़ाया है। मगर इसी भीड़ के बीच एक दिन आया मालिक मुहाफिज खां, नवाब की सवारी का मुखिया। उसके हाथ में एक शाही पगड़ी थी। ओ चिमनलाल, उसने गरजती आवाज में कहा, यह पगड़ी रंगनी है, शाही नीला चाहिए, वही जो नवाब की आंखों से मेल खाता हो। रंग जरा भी हल्का या ज्यादा हुआ तो समझ लेना, न दाम मिलेगा न नाम बचेगा। चिमनलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रंग तो उसके पास था नहीं, और सच्चाई तो ये थी कि नीला रंग जितना भी कोशिश करे, वही शाही नीला नहीं निकलता था। उसने हकलाते हुए कहा, हुजूर, 3 दिन का वक्त लगेगा। मुहाफिज खान ने मुस्कुराकर चेताया, 3 दिन बाद नवाब के दरबार में यही पगड़ी बंधेगी। अगर रंग गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा धंधा उखड़ जाएगा। जैसे ही मुहाफिज चला गया, चिमनलाल बैठ गया, हड़बड़ी और चिंता से पसीना पसीना। उसी वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन अपने लोटे में फालूदा लेकर वहां से गुजरे। क्यों चिमनलाल, क्या हुआ? आज रंग फीका पड़ गया क्या? चिमनलाल ने सब कुछ कह सुनाया। मुल्ला साहब, इस बार तो जान ही आफत में है। वो शाही नीला, वो मेरे पास नहीं है, और बाजार में उसकी असली छाया बहुत दुर्लभ है। मुल्ला कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो चिंता मत कर, एक काम करते हैं, आज रंग नहीं, चालाकी से नवाब को रंगते हैं। मतलब ये कि जो रंग तुम्हारे पास है वही शाही हो सकता है, अगर देखने वाले की आंखें वैसी हों। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने रंगरेज की दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, अब केवल वही रंग मिलेगा जो आपकी नजर से मेल खाए। अगर रंग न समझ आए तो आपकी आंखों का इलाज मुफ्त। भीड़ जुट गई। यह क्या मजाक है? कुछ लोग चौंके। मुल्ला बोले, भाइयों, रंग सिर्फ आंखों से नहीं, नीयत और नजर से दिखता है। हर आदमी को जो रंग दिखता है वही उसकी सच्चाई है। लोगों को बात गूढ़ लगी और दिलचस्प भी। अगले दिन जब मालिक मुहाफिज खां पगड़ी लेने आया, तब चिमनलाल कांपते हुए उसे पेश कर रहा था। हुजूर, ये रही शाही नीली पगड़ी। मुहाफिज खां ने जैसे ही पगड़ी देखी, उसकी भौहें तन गईं। ये तो नीला है, पर थोड़ा हल्का नहीं है? नहीं हुजूर, मुल्ला तुरंत बीच में बोले, आपकी आंखों की रोशनी ही थोड़ी ज्यादा तेज है, जिससे रंग हल्का लग रहा है। आइए, यह खास आईना है, नवाब के कक्ष के शीशे जैसा।
असमें देखें, यही रंग कितना शाही लगता है। मुल्ला ने सामने एक आईना रखा और चिमन लाल ने आईने के पीछे हल्का नीला कांच लगाया था, जिससे रंग गहरा दिखने लगा। मुहाफिज खां ने देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल सही कहा नसीरुद्दीन, दरबार का शीशा भी कुछ ऐसा ही है। पगड़ी सुंदर है, बिल्कुल नवाब की आंखों जैसी। और वो चला गया। उसी शाम चिमन लाल थाल में मिठाई लेकर मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला साहब, आपकी सूझबूझ ने आज मेरी इज्जत बचा ली। नहीं चिमन, असली रंग तो तुम्हारे अंदर था, बस उसे बाहर लाने के लिए थोड़ा आईना चाहिए था। पर एक बात बताओ, चिमन लाल संकोच में बोला। अगर उस आईने में कोई और झांके तो सच्चाई पता चल जाएगी ना? मुल्ला मुस्कुराए। झूठ अगर प्यार से बोला जाए और भलाई के लिए हो तो वो भी इत्र की तरह काम करता है, और आईने भी उसे खुशबूदार दिखाते हैं। अगले दिन नवाब ने दरबार में वही पगड़ी पहनकर सबके सामने कहा, इस शहर में सबसे गहरा रंग अब मुझे मिला है, और वो है भरोसे का। सबकी निगाहें चिमन लाल की ओर घूम गईं और चुपचाप खड़े मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी थोड़ा तिरछी की और बगल वाले से कहा, कभी कभी रंगरेज को भी रंगना पड़ता है, लेकिन जब वो सीख जाता है तो शहर के चेहरे खिल उठते हैं। कभी कभी मुश्किल हालात में सच्चाई के रंग से ज्यादा जरूरी होती है समझदारी की परत। जब नीयत साफ हो और बात लोगों के भले की हो तो चालाकी भी एक कला बन जाती है। और मुल्ला नसीरुद्दीन हमें यही सिखाते हैं कि दुनिया को रंगों से नहीं, नजरिए से रंगना चाहिए। अगली कहानी, जब नसीरुद्दीन ने 3 झूठ बोलकर सच को हराया, हिसार के बाजार में एक अजीब चर्चा चल रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी। कोई कहता नसीरुद्दीन झूठा है, कोई कहता नहीं, झूठ से बड़ा सच वही है, और कुछ तो यहां तक कह रहे थे, अब सच्चाई को साबित करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और यह सब शुरू हुआ उस दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक मजबूत, सच्चे और ईमानदार आदमी को 3 झूठ बोलकर मात दे दी। हुआ यूं कि शहर में एक आदमी आया। नाम था शरीफ खान। नाम से तो शरीफ, मगर सीरत में भी वही साफ गो, सच्चा, उसूलों का पक्का, और सबसे बड़ी बात, झूठ से नफरत करने वाला। वो जहां जाता कहता, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी बर्दाश्त किया। धीरे धीरे शरीफ खान का असर लोगों पर होने लगा। बाजार में झूठे व्यापारी सहम गए, बच्चों को सच्चाई की कस्में दिलवाई जाने लगीं, और तो और हकीमों ने कड़वी दवाएं ये कहकर पिलानी शुरू कर दीं, सच स्वाद नहीं देखता। इसी माहौल में एक दिन शरीफ खान पहुंचा मुल्ला नसीरुद्दीन के चबूतरे पर, जहां हर दिन चाय, शेर, किस्से और मस्खरी का ठिकाना था। मुल्ला साहब, शरीफ बोला, आपकी कहानियां मशहूर हैं, मगर सुना है उसमें कुछ झूठ भी छुपा होता है। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाईं। सच और झूठ तो चाय की तरह हैं शरीफ मियां, दूध और पानी जितना हो, मिठास उतनी ही समझ आती है। बात घुमा रहे हैं आप, शरीफ ने चुनौती दी। क्या आप एक बार साबित कर सकते हैं कि झूठ बोलकर भी किसी को हराया जा सकता है, और वो भी सच्चाई में? भीड़ की आंखें चमक उठीं। मुल्ला बोले, अगर तुम कहो तो मैं आज ही 3 झूठ बोलूंगा, और वो ऐसे होंगे कि तुम्हें खुद लगेगा कि सच्चाई हार गई। पहला झूठ, बकरी उड़ती है। भीड़ जमा थी और मुल्ला ने पहली घोषणा कर दी, आज मैंने अपनी बकरी को छत से उड़ाया और वो पड़ोस की छत पर जा उतरी। लोग हंस पड़े। मुल्ला की बकरी उड़ गई, अब कौए भी खिलखिला रहे होंगे। लेकिन शरीफ खान ने मुस्कुराकर कहा, यह झूठ है, सीधा, बेढंगा और हास्यास्पद, मैं इसे मानता नहीं। मुल्ला बोले, चलो पड़ोस की छत पर चलो, खुद देख लो। सभी वहां पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा बैठा था जो पड़ोसी था। उसे पहले ही मुल्ला ने मीठा आम और 2 सिक्के देकर राजी कर लिया था। बाबा, मुल्ला बोले, आज सुबह मेरी बकरी कहां उतरी थी? बूढ़ा आंखें मिचमिचाकर बोला, इसी छत पर मुल्ला मियां, मैं खुद देख रहा था, हवा में गोते खा रही थी। शरीफ चौंका, ये कैसे मुमकिन है?
मुल्ला मुस्कुराए। झूठ को जब चश्मदीद मिल जाए तो सच अपनी टोपी उतार देता है। भीड़ ने ठहाका लगाया। दूसरा झूठ, मैं कल मर चुका था। अगले दिन मुल्ला ने घोषणा कर दी, कल मैं मर गया था, दफन भी हो गया और आज वापस लौट आया। भीड़ में एक सन्नाटा। कुछ ने तो डर के मारे कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। शरीफ खान गरज पड़ा, यह बेअदबी है, कोई मरकर वापस नहीं आता। मुल्ला बोले, तो जाओ कब्रिस्तान के चौकीदार से पूछ लो। सब वहां पहुंचे। चौकीदार वही था जिसे मुल्ला ने पहले ही तगड़ी दावत देकर मनाया था। चौकीदार बोला, कल ही तो जनाजा आया था, मुल्ला मियां जैसा ही था, पर फिर रात को आंधी चली, कब्र खुल गई और भीड़ ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। शरीफ का माथा ठनका। यह सब मनगढ़ंत है, मुल्ला बोले। सच और डर जब एक साथ हों तो झूठ आराम से मेज पर बैठ जाता है। तीसरा झूठ, तुम झूठे हो शरीफ। अब बारी थी तीसरे और अंतिम झूठ की। मुल्ला ने सबके सामने शरीफ की ओर उंगली उठाकर कहा, शरीफ खान, तुम खुद झूठे हो। तुमने आज सुबह ही अपने नौकर से झूठ बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, जबकि तुम्हारी जेब में सोने का सिक्का था। सन्नाटा। शरीफ हकला गया, मैंने बस वो सच्चाई नहीं बताई थी ताकि वो शराब न पिए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तो अब बताओ, क्या तुम्हारा झूठ तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा जरूरी नहीं था? शरीफ चुप हो गया। मुल्ला पास गए, धीरे से बोले, देखो मियां, दुनिया काले सफेद में नहीं चलती। कभी कभी झूठ भी सच की चादर ओढ़े होता है ताकि किसी मासूम को ठंड न लगे। भीड़ तल अब तालियां बजा रही थी। शाम को शरीफ खान ने खुद आकर मुल्ला को फूलों की माला पहनाई। आपने आज साबित कर दिया नसीरुद्दीन साहब कि हर झूठ बुरा नहीं होता और हर सच जरूरी नहीं होता। मुल्ला बोले, सही कहा मियां, जब तक इंसान है तब तक झूठ भी इंसानी रहेगा। बस वो झूठ किस नियत से बोला गया यही तय करता है कि वो दंड के लायक है या पुरस्कार के। और तभी एक बच्चा दौड़ता आया, मुल्ला साहब, आपकी बकरी तो सच में पड़ोस की छत पर घूम रही है। सबकी आंखें उस ओर घूम गईं। मुल्ला मुस्कुराए, अबे ओए, झूठ को इतना बार बोला कि वो सच में उड़ गई। भीड़ एक बार फिर ठहाके में डूब गई और नसीरुद्दीन की टोपी थोड़ा और झुक गई। चालाकी से जब नसीरुद्दीन ने उड़ती बकरी से दरबार बचाया, बकरी सच में पड़ोस की छत पर थी। भीड़ विस्मित होकर उस उड़ती फिरती बकरी को देख रही थी, जो छत पर उछल कूद कर रही थी जैसे वो सच में उड़कर वहां पहुंची हो। मुल्ला नसीरुद्दीन की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान थी। एक आंख थोड़ी टेढ़ी, टोपी थोड़ा झुकी और बातें बिल्कुल सीधी दिल में उतर जाने वाली। शरीफ खान अब तक चुप था। उसकी सच्चाई की दीवार को नसीरुद्दीन के 3 झूठों ने हिलाकर रख दिया था। वो अब सोच रहा था कि दुनिया इतनी सादी नहीं है जितनी उसने मानी थी, और शायद इसीलिए नसीरुद्दीन को देखने की उसकी नजर अब थोड़ी बदल गई थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राज दरबार में हड़कंप 3 दिन बाद नवाब के दरबार से बुलावा आया। मुल्ला नसीरुद्दीन को खुद नवाब बुला रहे थे। दरबार में पहुंचने से पहले ही अफवाहें उड़ रही थीं। कहीं नवाब नाराज तो नहीं, कहीं बकरी की उड़ान देशद्रोह तो नहीं मानी गई, या फिर मुल्ला को राज्य का नया सच बताने भेजा गया है। मुल्ला जब दरबार पहुंचे तो माहौल बहुत गंभीर था। नवाब की आंखें सीधी मुल्ला के चेहरे पर थीं, लेकिन होंठों पर छिपी हुई मुस्कान की रेखा को एक अनुभवी ही पढ़ सकता था। मुल्ला, नवाब ने कहा, हमें सुना है तुमने 3 झूठ बोले और पूरा शहर तुम्हारे साथ हंसा। सच्चाई हारी और झूठ जीता। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, झूठ अगर नियत से अच्छा हो तो वो दवा बन जाता है, और जब सच्चाई किसी की इज्जत तोड़ने लगे तो झूठ उसकी मरहम बन जाता है। तो क्या झूठ अब धर्म बन गया है? एक दरबारी गरजा। नहीं हुजूर, मुल्ला मुस्कुराए, लेकिन जब सच तलवार की तरह बोला जाए तो झूठ एक ढाल की तरह काम आता है। नवाब गहरी सोच में डूबे, फिर बोले,
तुम्हें एक चुनौती दी जाती है। कल दरबार में 3 आरोपियों को लाया जाएगा। तीनों पर चोरी का शक है, लेकिन सब कहते हैं कि वे निर्दोष हैं। तीनों ही सच्चाई के बड़े दावेदार हैं। अगर तुम ये पता लगा दो कि असली चोर कौन है, बिना सच जाने, सिर्फ उनकी बातों से, तो हम मान लेंगे कि झूठ भी एक हुनर है। मुल्ला ने सिर झुकाया। हुजूर, झूठ को पहचानने के लिए झूठा बनना नहीं पड़ता, बस थोड़ा चतुर होना पड़ता है। अगले दिन का खेल 3 आदमी लाए गए। फकीर अहमद, व्यापारी हरनाम और एक पुराना सैनिक बख्शी गुलाम। तीनों ने शपथ लेकर कहा, हमने चोरी नहीं की। मुल्ला ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर नवाब से बोला, हुजूर, मुझे इन तीनों से केवल एक सवाल पूछने दीजिए। नवाब ने इजाजत दी। मुल्ला ने तीनों को देखकर कहा, अगर मैंने अभी तुम्हें निर्दोष मान लिया और नवाब ने तुम्हें इनाम दिया, तो उस इनाम से तुम क्या करोगे? फकीर अहमद बोला, मैं उसे दरगाह में चढ़ा दूंगा। व्यापारी हरनाम बोला, मैं अपनी दुकान में घाटे की भरपाई करूंगा। सैनिक गुलाम बोला, मैं उस इनाम से तलवार बनवाऊंगा और नवाब की रक्षा करूंगा। मुल्ला कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, चोर वही है? हरनाम व्यापारी। दरबार में खलबली मच गई। नवाब बोले, तुमने कैसे जाना? मुल्ला बोले, चोर हमेशा घाटे की बात करता है ताकि उसके लालच को सहानुभूति की चादर मिल जाए। फकीर और सैनिक का उत्तर सेवा का था, जबकि व्यापारी ने तुरंत धन के उपयोग की बात की। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें उन सिक्कों पर थीं जो मेरे झोले में खनक रहे थे। हरनाम के पास से सच में चोरी के गहने बरामद हो गए। अंत का फलसफा नवाब ने सबके सामने मुल्ला को इनाम दिया और कहा, आज साबित हो गया कि कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए झूठ का इस्तेमाल भी जरूरी होता है, जैसे कांटा निकालने के लिए कांटा। मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, सच्चाई का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन जो उसे समझदारी से खोज ले वही असली सच्चा होता है। शरीफ खान भी दरबार में मौजूद था। वो चुपचाप आगे आया और बोला, मुल्ला साहब, आपने जो 3 झूठ बोले थे वो दरअसल 3 आईने थे जिनमें हमने अपनी सच्चाई देखी। सीख, सच और झूठ में फर्क करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है यह समझना कि सत्य का मकसद क्या है। अगर कोई झूठ किसी की रक्षा करे, किसी को सिखाए या किसी को सही रास्ते पर लाए, तो वह झूठ नहीं, एक सामाजिक बुद्धिमत्ता है। मुल्ला नसीरुद्दीन हमें यही सिखाते हैं कि सही समय पर बोला गया झूठ अक्सर सबसे बड़ी सच्चाई से भी कीमती होता है। अगली कहानी, जब मुल्ला ने परछाई को पानी पिलाया और धूप भाग गई। शहर का नाम था किर्राटपुर और वहां के लोग बड़े सीधे पर अजीब थे, जैसे किसी ने ईमानदारी और मूर्खता को मिलाकर खिचड़ी बना दी हो। कोई आदमी अगर 2 वक्त की रोटी न खा पाए तो चलता है, लेकिन अगर उसकी परछाई उससे अलग हो जाए तो पूरा मोहल्ला बैठक बुला लेता। इसी शहर में रहते थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन, झुकी हुई टोपी, ऊंची सोच और पैनी जुबान के मालिक। उनकी हर बात में तंज होता और हर हरकत में चतुराई की छौंक। एक दिन की बात है, सूरज अपने पूरे तेवर में था, धरती जल रही थी और गली के कुत्ते भी खुद को दीवारों की परछाई में सिकोड़े बैठे थे। इसी तपती दोपहर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी प्यारी सी लकड़ी की कुर्सी निकालकर गली के नुक्कड़ पर बैठ गए, एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरा माथे पर, धूप से बचाते हुए। अचानक उन्होंने अपने सामने जमीन पर पड़ी अपनी परछाई को देखा, लंबी, सूखी और एकदम निरीह। मुल्ला ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराए, बेचारे परछाई की तो हालत मेरी तरह है, कुछ नहीं करती, बस मेरे पीछे पीछे घूमती है। और फिर अचानक एक अजीब ख्याल उनके दिमाग में आया। परछाई को पानी पिलाने की योजना। मुल्ला उठे और पास की बाल्टी में पानी भरा, फिर बाल्टी उठाकर अपनी परछाई के सामने रख दी। गली वाले यह देखकर हैरान हो गए। अरे मुल्ला, ये क्या कर रहे हो? एक पड़ोसी चिल्लाया। मुल्ला बोले, परछाई बड़ी थकी हुई लग रही है, सोचा थोड़ा पानी पिला दूं। परछाई पानी पीती है? क्यों नहीं, अगर इंसान की जान प्यासी हो सकती है तो उसकी परछाई क्यों नहीं? लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। एक फटीचर दरबारी नाम के आदमी ने यह बात शहर के कोतवाल को बता दी और अगली सुबह मुल्ला को कचहरी बुला लिया गया। कचहरी का मजेदार मुकदमा कोतवाल साहब गुस्से में थे। मुल्ला, तुमने शहर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग कह रहे हैं कि किर्राटपुर में पगले पानी पिलाते हैं अपनी परछाई को। मुल्ला बोले, हुजूर, मैं पगला नहीं, मैं व्यस्त था। किस काम में? धूप को भगाने में। अब कोतवाल चौंके। धूप को? कैसे? पानी से। जब मैंने परछाई को पानी पिलाया तो धूप भाग गई। अब देखिए, छाया तो अब भी नहीं आई, लेकिन धूप डर गई। कोतवाल की भौहें सिकुड़ी। तुम हमें मूर्ख समझते हो? नहीं हुजूर, मैं आपको समझदार मानता हूं। तभी तो ये कहने आया हूं कि परछाई अगर प्यास से मरेगी तो उसकी मौत का इल्जाम धूप पर आएगा, और जब धूप पर आरोप लगेगा तो सूरज खुद सफाई देगा, और तब हम जान सकेंगे कि दिन कितना झूठा है। पूरा दरबार सन्न। शहर में हलचल। मुल्ला की बात शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन लोगों ने अपनी अपनी परछाई को पानी पिलाना शुरू कर दिया। कहीं बाल्टी रखी जा रही थी, कहीं लोटा। एक नाई तो इतना भावुक हो गया कि उसने परछाई को कंघी भी करनी शुरू कर दी। अब शहर दो भागों में बंट गया, परछाई पंथी और धूप समर्थक। परछाई पंथियों का मानना था कि इंसान की आत्मा उसकी परछाई में बसती है और उसे पानी देना पुण्य का काम है, जबकि धूप समर्थकों का कहना था कि यह सब नसीरुद्दीन का ढोंग है जो उन्हें हर शाम के मजमे में मस्खरी करवाता है। राजा का आगमन। राजा अली शेर मिर्जा को जब यह सुनाया गया कि उनके राज्य में लोग परछाई को पानी पिला रहे हैं तो उन्होंने तय किया कि इसकी जांच खुद करेंगे। अगले दिन भेष बदलकर राजा किर्राटपुर पहुंचे। गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक बच्चा अपनी परछाई को दूध पिला रहा है। राजा बोले, बच्चे, ये क्या कर रहे हो? बच्चा मासूमियत से बोला, मुल्ला साहब ने कहा था कि परछाई को भूख लगती है। आज मैंने दूध पिलाया है, कल खिचड़ी दूंगा। राजा अवाक रह गया। मुल्ला वहीं पास में बैठे थे, मुस्कुराते हुए। राजा उनके पास गए। मुल्ला, क्या तुम लोगों को पागल बना रहे हो? मुल्ला धीरे से बोले, हुजूर, ये लोग पहले भी पागल थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्हें यह बात हंसते हुए समझाई जा रही है। मुल्ला का खुलासा राजा ने पूछा, परछाई को पानी पिलाकर आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? मुल्ला बोले, बस ये कि लोग बिना सोचे, बिना तर्क के, सिर्फ अंधी श्रद्धा से कुछ भी कर लेते हैं। कोई अगर टोपी उल्टी पहन ले तो 10 लोग उसकी नकल करते हैं, बिना यह समझे कि टोपी उलटी क्यों है। मैंने परछाई को पानी पिलाया और लोगों ने उसे धार्मिक कर्म बना लिया। अब सोचिए, यदि यही अंधविश्वास किसी इंसान की जान ले ले तब? राजा गहराई से सोच में पड़ गए। मुल्ला, तुमने एक झूठे काम से एक बड़ा सच उजागर किया है। अंत की धूप उस शाम मुल्ला फिर अपनी कुर्सी पर बैठे थे और इस बार उनके आगे कोई बाल्टी नहीं थी। परछाई लहराती हुई उनके पांवों के पास लेटी थीं, मानो खुद संतुष्ट हो। पास खड़े लड़के ने पूछा, मुल्ला, आज परछाई को पानी क्यों नहीं पिलाया? मुल्ला मुस्कुराए, आज वो प्यास नहीं है बेटे। आज पूरी गली जानती है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वो कई बार दिखता नहीं। जब धूप ने मुल्ला से बदला लेने की ठानी, धूप ने मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों को सिर्फ सुना नहीं था, उसने दिल पर ले लिया था। जिस तरह से मुल्ला ने पूरे किर्राटपुर में लोगों को यह समझा दिया कि धूप डरपोक है और परछाई को पानी पिलाकर उसे भगा सकते हैं, उससे धूप की साख खराब हो गई थी। आकाश में बैठी धूप बहुत गुस्से में थी। इस टोपी वाले शख्स ने मेरी औकात को चैलेंज कर दिया है। धूप बड़बड़ाई, अब दिखाती हूं इसे अपनी असली गर्मी। गर्मी का कहर अगले दिन से किर्राटपुर की गलियां जलने लगीं, छांव तक जलने लगी। गली के बरगद के नीचे बैठे साधु को भी पंखा चाहिए था। शहर का कुआं तक सूखने को तैयार हो गया। परछाई इतनी सिकुड़ गई कि अब मुल्ला के चप्पल से भी छोटी लगती। लोग डर गए।
एक औरत बोली, मुल्ला की वजह से सूरज नाराज हो गया है। एक बाबा चिल्लाया, मुल्ला की परछाई को ही जिंदा गाड़ दो। धीरे धीरे वही लोग जो कल तक परछाई को दूध पिला रहे थे, अब मुल्ला को दोषी ठहराने लगे। राजा का हस्तक्षेप राजा अली शेर मिर्जा को खबर दी गई कि अब मुल्ला के कारण शहर में सूखा पड़ रहा है। राजा ने दोबारा किर्राटपुर बुलावा भेजा, इस बार खुले दरबार में। मुल्ला जैसे ही पहुंचे, लोगों ने तालियां नहीं पत्थर उठाए। राजा ने आदेश दिया, मुल्ला, अगर तुमने लोगों को भ्रम में डाला है तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं सिर्फ उन आंखों में आईना रखता हूं जो अपनी परछाई को खुदा मान बैठी हैं। राजा बोले, लेकिन धूप को तुमने अपमानित किया, अब वह किर्राटपुर को झुलसा रही है। मुल्ला ने आंखें बंद की और फिर बोला, अगर धूप में इतनी ताकत है तो मैं उसे बुलाता हूं आमने सामने। मुल्ला का मुकाबला धूप से। मुल्ला ने अगले दिन दोपहर ठीक 12 बजे शहर के बीचों बीच मंच लगवाया। लोग इकट्ठा हुए, राजा सहित। मुल्ला ने मंच पर चढ़कर चिल्लाकर कहा, ओ धूप, अगर तुझमें दम है तो मेरे इस पंखे को जला दे, मेरे इस सिर पर तपिश इतनी बढ़ा दे कि मैं बोल न सकूं। सूरज और तेज हुआ, पर मुल्ला तो तैयार थे। उन्होंने अचानक एक काला लोटा निकालकर मंच पर रखा और उसमें कुछ ताबीजी पानी डाल दिया। फिर बोले, ये मेरी परछाई का भूत है, इसे देखकर ही धूप भाग जाएगी। लोग हंसने लगे। धूप और भड़की। मुल्ला ने अचानक मंच पर एक सफेद कपड़ा फैला दिया और उस पर अपनी टोपी रख दी। देखो, उन्होंने कहा, परछाई मर चुकी है, अब धूप न मारे तो क्या करे। और तभी काले बादल उमड़ आए, बिना किसी चेतावनी के। बिजली चमकी, हवा चली और पहली बार महीनों में बारिश हो गई। धूप बादलों के पीछे छुप गई। आखिरी हंसी लोग चिल्लाए, मुल्ला की टोपी में ताबीज है। राजा बोले, क्या तुमने यह मौसम बदला? मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, मैंने नहीं बदला, बस लोगों को दिखाया कि धूप और छांव, बादल और बरसात सब हमारे मन के भ्रम हैं। जिस दिन हम सच्चे बने, प्रकृति खुद जवाब देती है। राजा बोले, लेकिन तुमने धूप को हराया कैसे? मुल्ला बोले, मैंने धूप को हराया नहीं, मैंने सिर्फ उसकी वजह समझाई। धूप तब तक डराती है जब तक लोग अंधविश्वास में जीते हैं। जब इंसान हंसना सीख ले तो धूप भी झिझकती है। और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतरे, टोपी उठाई और बोले, कभी कभी परछाई को पानी पिलाना भी जरूरी होता है, ताकि लोग यह समझ सकें कि प्यास शरीर की नहीं, सोच की होती है। राजा मुस्कुराए, लोगों ने तालियां बजाईं और धूप वो बादलों के पीछे से देख रही थी, चुपचाप मुस्कुराकर। जिन्हें हम शक्तिशाली मान बैठते हैं, जैसे धूप, डर या अंधविश्वास, उन्हें हराने के लिए तलवार नहीं, हंसी और बुद्धि की जरूरत होती है। जब दुनिया अंधेरे से डरती है, तब कोई एक शख्स अपनी परछाई से बात करता है और वही शख्स सबसे बड़ा रोशनी वाला होता है। नसीरुद्दीन ने जब बकरी को गहनों का शौक चढ़ाया, शाम का वक्त था। बादलों ने आसमान को ढक लिया था, जैसे ऊपर भी कोई तमाशा होने वाला हो। शहर के चौराहे पर हल्की भीड़ थी और उस भीड़ के बीचों बीच एक गजब तमाशा हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन सिर पर झुकी हुई पगड़ी, आंखों में शरारत की चमक और कमर पर एक झोला लटकाए खड़े थे। पर इस बार उनकी खास बात कुछ और थी। उनके साथ थी एक बकरी, लेकिन यह कोई आम बकरी नहीं थी। उसके गले में मोतियों की माला, पांवों में चांदी की पायलें और कानों में सोने के झुमके झूल रहे थे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुल्ला साहब, यह बकरी है या नवाबजादी? एक बनिए ने चुटकी ली। नसीरुद्दीन मुस्कुराए, कहां की नवाबजादी, यह तो हमारी नूरजहां बकरी है। अब शौक है इसका तो हम क्या करें? एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, बकरी को भी गहनों का शौक होता है क्या? अगर इंसानों को मूर्खतापूर्ण शौक हो सकते हैं, नसीरुद्दीन बोले, तो जानवरों को थोड़े से गहनों का हक तक क्यों नहीं? भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस तमाशे को शक बसा कर की निगाह से देख रहे थे। और ठीक वही शक
उनके लिए मुसीबत बन गया। शहर में एक व्यापारी था, नाम था काशीराम सोनार। बड़ा चालाक और घमंडी और उससे भी ज्यादा लालची। उसके कान में भी बात गई कि नसीरुद्दीन एक बकरी को सोने चांदी से लादे घूम रहा है। वो भुनभुनाया, गहनों की कद्र अब बकरियों को हो गई और मैं सोने के आभूषणों के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा हूं। उसने तुरंत 2 आदमियों को भेजा, पता लगाओ ये गहने असली हैं या झांसा। अगली सुबह नसीरुद्दीन अपनी बकरी को लेकर एक बगीचे के पास आराम कर रहे थे। बकरी पत्तियां खा रही थी और पायलें छनछना रही थीं। उनके पास 2 अजनबी पहुंचे, बेहद विनम्रता से। मुल्ला साहब, क्या हम आपकी बकरी की तस्वीर खींच सकते हैं? तस्वीर? हां हां, क्यों नहीं, लेकिन बकरी को उसका अच्छा एंगल पसंद है। बाएं से खींचिए। फ्लैश चमकता रहा और तस्वीरें खींचती रहीं और साथ ही खींच रहा था उनकी योजना का जाल। अगले दिन शहर में खबर फैल गई, नसीरुद्दीन ने बकरी पर चुराए हुए गहने लाद रखे हैं। कोतवाल ने भी बात सुनी और सीधे उनके दरवाजे पर पहुंच गया। मुल्ला, हमें शिकायत मिली है कि तुम्हारे पास चोरी के गहने हैं। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, जनाब, मेरी बकरी शौकीन है, चोर नहीं। चोरी का इल्जाम लगाना हो तो उसके कानों से पूछ लीजिए। कोतवाल को गुस्सा आ गया, बहस मत करो, बकरी को साथ लेकर कैले में चलो, जांच होगी। अदालत में बकरी को एक लकड़ी की मेज पर खड़ा कर दिया गया और सामने बैठे थे शहर के सबसे कड़क न्यायाधीश, जिनके मूंछें इतनी